तो ये वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो बिल्कुल जो लास्ट चैप्टर हम पढ़े हैं ना उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मतलब ये समझो एक आज का क्लास और एक कल का क्लास लगेगा पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारा चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। पहला होता है बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना, और दूसरा इसमें पढ़ना होता है गॉस लॉ, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ पढ़े थे वो था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी वाला टॉपिक है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड गॉस लॉ। और तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। इसके आगे भी चैप्टर में टॉपिक्स था लेकिन उसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। मतलब ये जो मैटर वाला टॉपिक है उसको रिमूव कर दिया गया है। किस सिलेबस से रिमूव किया गया वो जान लो, सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव किया गया। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जेईई मेंस या नीट उनमें नहीं रिमूव किया गया। तो वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पढ़ना होगा। जो लोग सिर्फ सीबीएसई कर रहे हैं उनको बस ये टॉपिक पढ़ना है। बार मैग्नेट जो पहले से पढ़ा चुका हूँ उसमें जो डिटेल्स है वो बताऊंगा। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जानना है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, और तीसरा अर्थ मैग्नेटिज्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मतलब कि 3D अर्थ का जो स्फीयर का जब हम बात करेंगे तो 3D टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैग्नेटिज्म ही हम लोग को पढ़ना है। मैटर वाला टॉपिक हट चुका है, उसमें क्या क्या होता था वो भी देख लो। जो हटा है वो बता दे रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ऐसा था। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये शायद फिजिक्स से हटा है, केमिस्ट्री से नहीं हटा है। ऐसा जो लोग पढ़ रहे होंगे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, उनको कहीं कहीं पे देखे होंगे निकल कोबाल्ट कौन सा ब्लॉक हो गया, एसपी डी ब्लॉक में। तो जो लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे उनको दिखा होगा कहीं पे निकल कोबाल्ट के बारे में टीचर बता रहे होंगे, निकल कोबाल्ट के बारे में, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक वगैरह के बारे में। तो फिजिक्स से हटा है ये टॉपिक, पता नहीं केमिस्ट्री से हटा है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, वहां पे पढ़ना होता है। जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना होता है। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जिसमें से बार मैग्नेट के बारे में मैं सारा चीज तुम लोग को पिछले चैप्टर में ही बताया था, क्योंकि दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट रिलेटेड है, तो ये सारा बता दिया। तो स्टार्ट तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर, लेकिन देखना बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे आज मैं बताऊंगा बार मैग्नेट और गॉस लॉ के बारे में, कल बताऊंगा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। तो कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा या तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग का जो एनसीईआरटी है उससे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर करा चुका हूँ और चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट करा चुका हूँ। तो देखो ये जो 6 पहला जो 6 चैप्टर में कराए हो, 5 तो ये और एक और ऑप्टिक्स, ये मान के चलो कि तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने से, ठीक है। और जो 40% सिलेबस है वो आने वाले 2 मंथ में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 मंथ लगता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि चैप्टर ज्यादा है लास्ट वाले बुक में, छोटा छोटा चैप्टर बहुत सारा दिया गया। और ये जो भी चैप्टर देखना तुम जब काउंट करोगे 16 से 17 लेक्चर मेरे को लगा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाने में, 16 लेक्चर लगा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगा था। लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आज शुरू हुआ, एक सप्ताह के अंदर खत्म भी हो जाता है। ये था जो डिटेल में हमें पढ़ना होता है। और ये ध्यान रखना है, ये जो 60% सिलेबस है और ये जो 40% सिलेबस है, इन दोनों का एग्जाम में पूछने का जो रेशियो होता है वो 50-50 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऊपर वाला भी 50% पूछता है, नीचे वाला भी। सिलेबस 40% है लेकिन पूछा जाता है 50%, मतलब हाफ पेपर में ये 40% रहेगा और हाफ पेपर में ये। तो दोनों को इस तरह से बैलेंस करना कि तुम्हें मार्क्स आए वहां पे, ठीक है। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्क्स। मार्क्स तुम्हें आना चाहिए, चाहे जैसे भी लाओ, तुम किसी भी चैप्टर को कितना बार पढ़ो उससे मतलब नहीं होता, मार्क्स आना चाहिए वहां, ये ध्यान रखना। तो इस जो ये जो 40% आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम चीज होता है मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। इसमें एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3-4 मिल के बना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर पे ध्यान रखना, 3-4 चैप्टर है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार जो पेपर आया था उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, इनसे क्वेश्चन इजी पूछा गया था, लेकिन इनमें पढ़ना बहुत होता है। तो ये चीज ध्यान रखना अपने हिसाब से, जब रिवीजन कराऊंगा तो और अच्छे से बता दोगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। ये वाला टॉपिक हटा दिया गया तो इसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। मैटर मतलब यही पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में बताना था, इससे रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन करना था।
जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, इसके बाद एक और छोटा टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये नहीं रिमूव किया गया है। तो मैग्नेटाइजेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, बार मैग्नेट, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटाइजेशन। बार मैग्नेट पहले से हम जानते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा दिमाग में ऐसा हो गया होगा कि गॉस लॉ तो पहले से पता है, उससे रिलेट कर रहे होंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म कहने का मतलब सुने होगे तुम लोग, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इसके बारे में पढ़ना होता है। और मैग्नेटाइजेशन नया टॉपिक है, यहाँ पे ये डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले लिख लो टॉपिक का नाम, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में जैसे हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, कौन सा चैप्टर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें बार मैग्नेट का सारा चीज मैं बताया था, फिर भी देख लो। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट, बार का मतलब होता है कोई क्यूबॉइडल शेप का फिगर जो रॉड की तरह बिहेव कर रहा होगा, मतलब एक क्यूबॉइड ऐसा रॉड मान लो, मतलब ये क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है ब्रेड्थ के कंपेरिजन में। तो ये हमारा एक बार मैग्नेट है, जिसका एक पोल होता है नॉर्थ और दूसरा पोल होता है साउथ पोल। ठीक है, ये कहलाता है बार मैग्नेट। बार का मतलब ये होता है कि रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबॉइडल बोल सकते हैं, क्योंकि 3D फिगर। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के कहां पे जाते हैं, साउथ पे, सारी ओर। ये सभी को पता है पहले से। और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो बनता है साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो ये पहले से सभी लोग को पता होगा कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, वो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाते हैं। कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड कहां से होते हैं, नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। पहला पॉइंट ये, जो तुम लोग के पहले नोट्स में लिखा हुआ होगा, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग जब चैप्टर 4 याद कर लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो चैप्टर 5 पे आओगे तो वहां पे ये मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट कहां से निकलते हैं, नॉर्थ से, और साउथ की ओर एंटर लेते हैं, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं। ठीक है, जो एक पॉइंट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines are also known as मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट से, याद रखना है बस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही एक और नाम होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्या हुआ था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तुम लोग सुने होंगे, उनके कोई रिलेटिव थे, उनको कोई मैग्नेट गिफ्ट किया था, जैसे बर्थडे वगैरह होगा कुछ उनका, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई रिलेटिव उनका मैग्नेट गिफ्ट कर दिया था। और वो गिफ्ट करना क्या हो गया कि वो उससे इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए कि वो 2-3 चीज बता के गए। ठीक है, तो वो रिलेटिव जो गिफ्ट दिया था, वो देने के बाद वो इतना हैप्पी थे, मतलब उससे रिलेटेड वो खेलते थे, और खेलते खेलते कितना सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि कोई भी मैग्नेट हो, जय हॉर्सू मैग्नेट ऐसा देखे होगे तुम लोग, ऐसा कुछ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ होता है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ की ओर जाता है, कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट। तो बाहर निकलेगा नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ये याद रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट याद रखना है। तो इसको पहले लिखो, फिगर बना लो, और ये लिखो। अब देखो, जैसे ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, वो कैसे होता है। जैसे मान लो एक पेज है, या फिर कोई भी शीट ऑफ द पेपर है, कार्डबोर्ड मान लो, कार्डबोर्ड के नीचे कोई मैग्नेट रख दो,
और ऊपर यूज करो आयरन फिलिंग्स को। ये बहुत सिंपल एग्जांपल होता है आयरन फिलिंग्स वाला। आयरन फिलिंग्स मतलब होता है आयरन का एकदम छोटा छोटा माइन्यूट सा पार्टिकल, ऐसे बोल दो आयरन का डस्ट, ठीक है। डस्ट का मतलब पाउडर के फॉर्म में आयरन लेंगे और उसको हम किसी भी पेज पे, जिस पेज के नीचे मैग्नेट रखा हुआ है, और ऊपर से हम क्या करते हैं आयरन फिलिंग्स को इस पे स्प्रिंकल करते हैं। तो आयरन फिलिंग्स अपना शेप कैसा ले लेता है, ऐसा कुछ। जैसे मान लो ये शीट ऑफ द पेपर है और इसके ऊपर हमने क्या किया, आयरन नेल्स को स्प्रिंकल कर दिया। तो जैसे हम स्प्रिंकल करेंगे आयरन नेल्स कुछ ऐसा डायग्राम बना लेगा। तो यहां से समझ में आता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाते हैं, ठीक है। कैसे पता चला था, विद द हेल्प ऑफ किसी शीट ऑफ द पेपर पे नीचे रख लो मैग्नेट और ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर लो। अब कोई पूछेगा कि आयरन फिलिंग्स ही क्यों यूज करते हैं, तो आयरन फिलिंग्स का मास जो होता है वेरी स्मॉल होगा। अब छोटा सा पार्टिकल देख लो आयरन का, उसका मास वेरी स्मॉल होगा, तो वो क्या होगा किसी भी मैग्नेट के प्रेजेंस के आसपास आएगा तो वहां पे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा वो। और वो कैसे अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे वैसा अपने आप अरेंज हो जाता है। देखना ऐसा तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि मैग्नेट अगर कहीं पे रखा हुआ तो उसके इस कॉर्नर से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है और बीच में थोड़ा कम होता है। तो ये याद रखना। आयरन फिलिंग्स हम इसलिए यूज करते हैं कि आयरन का प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट होने का, और फिलिंग्स का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो कि उसी तरीके से अट्रैक्ट होंगे या उसी तरीके से अलाइंड होंगे। अलाइंड कहने का मतलब इस डायरेक्शन में अपने आप को वो कर लेंगे, ओरिएंट कर लेंगे अपने आप को। तो ये ध्यान रखना है कि वी यूज आयरन फिलिंग्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अर्लियर जब हमें नहीं पता था, और वहां से कंक्लूजन आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है मोनोपोल्स। मोनोपोल्स का मतलब क्या होता है समझा दे रहा हूं। मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स वर्ड का मतलब समझ लो। मोनोपोल्स, मोनो मतलब सिंगल होता है और पोल का मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो मतलब क्या होता है, पहले भी बताया था, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। कि अगर किसी मैग्नेट को, मान लो हम इस मैग्नेट को कट करके छोटा सा मैग्नेट देखें, इस बड़े वाले मैग्नेट को हम यहाँ से कट कर दें तो हमें दिख रहा है ना यहाँ पे नॉर्थ है, तो हम बोल सकते हैं कि इस मैग्नेट को कट किए तो यहाँ पे कुछ ऐसा। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को कट करते हैं तो यहां से कट किया गया तो हमें पता है इधर नॉर्थ होगा, अपने आप इधर साउथ आ जाएगा। तो यहीं पे बताया गया है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई छोटा से छोटा मैग्नेट जो पॉसिबल हो सकता है उसको भी देखोगे तो उसमें दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी होंगे और साउथ पोल भी होगा। इसलिए ये लाइन याद रखना है, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला बात हम गॉस लॉ जब पढ़ेंगे मैग्नेट के लिए वहां पे भी पढ़ने वाले होंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखना है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट है इसमें, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव लिया जाता है। नॉर्थ पोल को कैसा माना जाता है, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना गया और जो साउथ पोल है उसको नेगेटिव माना गया। ये पहले भी लिखवाया था, फिर से लिखवा दे रहा हूँ। साउथ पोल को नेगेटिव माना जाता है और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बार मैग्नेट का। एक प्रॉपर्टी और है, पहले तो इसको लिख लो कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएंगे, इसका नाम होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वर्ड याद रखना, जो बी लिखते आया था ना लास्ट चैप्टर में, बी का मतलब क्या होता है कहीं पे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड। कहीं अलग पे लिखना, ये कॉपी में ऊपर लिख सकते हो, कभी कभी नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछ लिए। तो ये है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दो वर्ड हम याद रखेंगे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का मतलब बी होता है। जैसे हम लास्ट चैप्टर में बहुत बार बी के बारे में पढ़े तो वहां पर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MLOF, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल को बोलते हैं पॉजिटिव पोल, साउथ पोल को बोलते हैं नेगेटिव पोल। नेक्स्ट पॉइंट है, जो गॉस लॉ में मैं प्रॉपर्टीज दिखाया था वहां भी ये याद कराया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
मतलब आपस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ देखो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे करेंगे तो ऐसा। मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं होता है। तो सीधा याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। और नेक्स्ट पॉइंट है दे फॉर्म, दे का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप कहने का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर गया था और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर आया था, तो इसलिए बोला जाता है दे फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। हालांकि जो हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसमें बोला जाता था पॉजिटिव से निकल के सिर्फ नेगेटिव पे जाते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आता था। तो वहां पे लिखा जाता है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ता है दे फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। तो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर जाता है और अंदर साउथ की से नॉर्थ की ओर आता है, वो क्लोज लूप बना लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव के ओर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आता है। तो वहां पे लिखते हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं दे फॉर्म्स क्लोज लूप। तो ये कुछ पॉइंट है, बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज बोल लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज बोल लो, जो सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन किया गया। तो इसको लिख लो। देखो एक दो और पॉइंट इसमें लिखवा दे रहा हूँ, जो हालांकि मैं पहले लिखवाया हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के समय, तो वो सारा पॉइंट यहाँ पे वैलिड है, बस ये पॉइंट वैलिड नहीं होता है। तो एक दो और पॉइंट है। वो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर, ऐसे लिखना, मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गर वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर। इस लाइन का मतलब समझा दे रहा हूं। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब बी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, आर स्ट्रॉन्गर वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर। मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी ज्यादा होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी कम होगा। जैसे तुम लोग फिगर देखना, ये वाला जो बनाए होगे कॉपी में, उसमें मैं बताया था यहां से निकल के यहां पे आता है, यहां से निकल के यहां पे आता है, ऐसा कुछ। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे मिल रहा है, पोल्स के पास मिल रहा है, नॉर्थ या साउथ पोल के पास। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी ज्यादा होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होते हैं वहां पे उसका मैग्नीट्यूड भी कम होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं एक फिगर बता दे रहा हूं, पेज नंबर 175 है, ठीक है, पेज नंबर 175 एनसीईआरटी। इसमें 3 फिगर बना हुआ है, ठीक है, उसको कॉपी में बना लेना, फिगर को कॉपी में बना लेना। वो जो फिगर है उसमें एक्सप्लेन किया गया है, मान लो तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, तो ये बहुत छोटा सा सिंपलर फिगर है जो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बनाता हूँ। वहां पे एकदम अच्छे से उसके अंदर से कैसे निकलता है, मतलब डायग्राम बनाया गया अच्छे से, जिससे तुम्हें अच्छा मार्क्स मिल सकता है। पेज नंबर 175 मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें, हाँ, हाफ पे छोड़ दो, मतलब 3 छोटा छोटा फिगर बना लेना उसमें। अब ऐसे देखो यहाँ पे, मतलब दिख रहा है मोबाइल में, देखो तो ऐसा फिगर बनाना है, ठीक है। तो हाथ पे छोड़ देना, उसमें अच्छे से बना लेना फिगर, ताकि कभी एग्जाम में यही एक बार 2 बार आया हुआ है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, या सोलेनॉइड आ जाए,
जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो सोलेनॉइड का तो मैं अच्छा सा फिगर बनवा दिया था, यहाँ वाला फिगर देख लेना, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना होता है, और इन्हीं सभी जगह पे मार्क्स मिलता है। जो क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो पहले से पूछा गया है, जो आने का चांस है, वहां पे तो 100% वो लोग चाहते हैं कि एज इट इज बने जैसे बुक में। और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं भी लिखोगे आंसर, तो भी टीचर मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जो बार बार पूछ ले, अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये तो बुक में का क्वेश्चन हो गया, नोट्स में हर एक टीचर लिख पाते हैं। तो इन सब में अगर कोई ऐसा कर दिया कि थोड़ा सा लिख देते हैं या फिर एक्सप्लेन नहीं करते हैं अच्छे से, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आंसर लिखे हो, तो ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो तुम्हें लिखना होगा। तो ये चीज तुम खुद से डेवलप करो अपने अंदर, किस तरह से हम पेपर को लिखें, सॉल्यूशन को, ताकि मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये तीनों फिगर बना लेना। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उससे रिलेटेड बात है। हालांकि इसका जितना डेरिवेशन था सारा हटा दिया गया, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, तो वो आना चाहिए। डेरिवेशन वगैरह हटा दिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। ठीक है, बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखो क्या होता है। पहले तो थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, शायद भूल चुके होगे, और फिर मैग्नेटिक डाइपोल का भी बात करेंगे। मान लो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज वेरी स्मॉल सेपरेशन पे होते हैं, तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो वेरी स्मॉल होता है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि तुम कंपेयर कर पाओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों सिमिलर चीज है। सिमिलर मतलब एक दूसरे से लगभग रिलेटेड है, बस नाम चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक और यहाँ पे मैग्नेटिक। अब देखो मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट अगर छोटा सा मैग्नेट ले या कोई भी मैग्नेट ले ले, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। ठीक है, मैंने बताया था नॉर्थ पोल को पॉजिटिव लेते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह हो गया और ये नेगेटिव चार्ज की तरह, और इनके बीच में अगर सेपरेशन, देखो सेपरेशन का भी चीज ध्यान में रखना है कि इस जो मैग्नीट्यूड होता है, एक वर्ड बोला जाता है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, मतलब पोल का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा है उसके कंपैरिजन में लेंथ देखा जाता है। तो उतना डिटेल में मत जाओ। मान लो ये चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे था, और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल है, तो दिस बार मैग्नेट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अगर ये जो बार मैग्नेट है, इसमें देखो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इस नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं पॉजिटिव पोल और साउथ पोल को बोलते हैं नेगेटिव पोल। ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल, और इनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल हो जाए तो ये भी किसके तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट जो है डाइपोल के तरह बिहेव करता है। क्योंकि हमें पता है, जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, वो बोलता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कम। यहाँ भी एक पॉजिटिव की तरह है, एक नेगेटिव की तरह है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कम। हालांकि यहाँ पे मैग्नेट है तो हम इसका नाम दे देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर किया गया है किसको, बार मैग्नेट को। तो फिर सोलेनॉइड क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे, पहले तो हम समझ लें यहाँ पे क्या क्या होता है। अब जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को हमने बोल दिया एक डाइपोल की तरह। कैसा डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल। अब याद करो वहां पे भी दो फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, एक नेगेटिव चार्ज हो माइनस क्यू और एक पॉजिटिव चार्ज हो प्लस क्यू, और एक पॉइंट पी है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता था एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट पी को क्या बोला जाता था, एक्सियल। और इस दोनों चार्ज के बीच से अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो इसको बोला जाता था इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसको बोला जाता था एक्सियल पॉइंट। जिनको थोड़ा बहुत याद होगा वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, और जिनको याद नहीं होगा पढ़ो भाई, नहीं तो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, अगर उसी लाइन पे कोई पॉइंट मिला उसका नाम होता है एक्सियल। अगर उसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाने पे कोई चार्ज मिला, कोई पॉइंट मिला,
तो उसका नाम होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल सभी को समझ में आता था। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया जाता था 2kp/r³। किसके कारण से? एक्सियल के कारण से। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट पे बोला जाता था kp/r³। ये कौन से चैप्टर का बात हो रहा है? चैप्टर फर्स्ट का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। जिनको नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत कनेक्ट, वो देखना चैप्टर फर्स्ट का डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद ये डेरिवेशन कराया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कितना होता है? देखो 2kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल कितना होता है? kp/r³। अब यहाँ पे कैसे होता है? तो मान लो ये बार मैग्नेट का ओरिजिन है। अब बार मैग्नेट के ओरिजिन से ऐसे एक लाइन खींचो, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो ये कैसा पॉइंट हो गया? एक्सियल। कैसे समझ में आया? बार मैग्नेट के इस वाले लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस लाइन, और इस वाले को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल होता है 2 आएगा। अब बताओ k का मतलब क्या होता था? यहाँ पे k का मतलब मैं बताया था 2/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। k का मतलब जो k होता है, इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब बताओ 1/4 पाई तो ऐसे ही रहेगा, तो लिख दो इसको 1/4 पाई को ऐसे। अब मैंने बताया था कि जैसा यहाँ पे 1/ε0 होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? μ0 होता है। तो 2μ0। अब देखो p के जगह यहाँ पे क्या लिखते थे? मैग्नेटिक मोमेंट को m से, तो 2μ0m/4 पाई, और साथ में क्या होगा नीचे? r³। तो इस फॉर्मूले को अगर अरेंज करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आता है μ0, साथ में होता है 2m। μ0/4 पाई देखने में अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन0 होता है, वैसे यहाँ पे μ0/4 पाई होता है। μ0/4 पाई 2m/r³। ठीक है, इसका एक बहुत लंबा सा डेरिवेशन होता था जो सिलेबस से रिमूव किया गया। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला आता था μ0/4 पाई 2m/r³, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल। m इज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब देखो इक्वेटोरियल के कारण से क्या आएगा? तो इक्वेटोरियल के कारण से पहले फॉर्मूला आता था kp/r³। अब फॉर्मूला आएगा μ0/4 पाई m/r³। μ0/4 पाई m/r³। इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट हमें समझ में आ गया। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटर से सीधा लाइन ऊपर खींच दो, ये पॉइंट हो जाएगा इक्वेटर, और ये वाला पॉइंट क्या था? एक्सियल। तो एक्सियल पे फॉर्मूला याद रखना बस, और इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला। इनका डेरिवेशन हटा दिया गया है सीबीएसई से, तो इसको कॉपी में लिख लो। और कंपैरिजन जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार चैप्टर फर्स्ट रिवाइज कर लेना, फिर पढ़ना ये। अब देखो ये वाला तो हो गया, हमने याद कर लिया एक्सियल के लिए फॉर्मूला, इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला। m का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अब मैं बात करूंगा बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। इसका मतलब क्या होता है? तो सोलेनॉइड अगर तुम लोग को याद होगा, सोलेनॉइड जो बनता है वो कैसे बनता है? तो सोलेनॉइड बनता है किसी भी सिलिंड्रिकल के शेप के ऊपर हम वायर्स को क्या कर दें? ऐसा कुछ रैपिंग कर दें। तो देखो ऐसा कुछ बनेगा सोलेनॉइड, इसके ऊपर वायर्स का रैपिंग वगैरह है। तो ये भी इसी के तरह इक्विवेलेंट आता है। इसमें लिखने वगैरह के लिए कुछ नहीं है, बस हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि जैसा बार मैग्नेट होता है उसी तरीके का सोलेनॉइड को भी बिहेवियर, उसी तरीके का बिहेवियर सोलेनॉइड का भी होता है। मतलब समझो ये अगर बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा?
एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। उसी तरीके का बार मैग्नेट के तरीके का ही सोलेनॉइड को भी हम समझ सकते हैं। सोलेनॉइड में क्या होता था कि मान लो करंट कुछ ऐसा है, ठीक है, करंट कुछ ऐसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका हम जैसे वायर्स देंगे वैसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है तो नॉर्थ पोल ये हो गया और साउथ पोल ये हो गया, तो इसमें भी नॉर्थ पोल, इसमें भी साउथ पोल। बस इसमें करंट कब आएगा, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, तो जब जब करंट फ्लो होगा तब तक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। बस यही है सोलेनॉइड एज बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसके तरफ बिहेव करता है, बार मैग्नेट के तरफ। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। अब इससे आगे का जो डेरिवेशन था ये दोनों, इसको सीबीएसई हटा चुका है, तो ठीक है हटा चुका है तो वो नहीं पढ़ेंगे। बस ये वाला पॉइंट हम याद रखेंगे कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले सोलेनॉइड किसके तरफ बिहेव करता है, तो बार मैग्नेट के तरफ बिहेव करता है। क्योंकि देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल की ओर आते हैं और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है। और बार मैग्नेट में भी ऐसा ही कुछ होता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएंगे और साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं अंदर की ओर। तो बस इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, सारा टॉपिक हमारा समझ में आएगा। तो ये तो इसका पहला टॉपिक से रिलेटेड बात हुई, इसको नोट कर लो सभी कोई। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म फॉर गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है ये, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब इसमें समझना क्या है हमें, सबसे पहले तो मैं रिकॉल कराता हूं गॉस लॉ होता क्या था। किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल चार्ज इंक्लोज होते थे, मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम बात करते थे, तो फाई इज इक्वल्स टू वहां पर होता था, इसको लिखना मत, फाई इज इक्वल्स टू होता था ई डॉट डी एस, ठीक है। और ये किसके इक्वल आता था गॉस लॉ में, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होता था वो होता था चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ये कब आता था, जब हम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे। अब ऐसा ही गॉस लॉ का स्टेटमेंट सुनो मैग्नेटिज्म के बारे में। तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप से, किसी भी क्लोज लूप से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे उसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। सबसे पहले याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पे टॉपिक लिख लो, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a number of magnetic field lines passing through a closed surface, through a closed surface। किसी भी क्लोज सरफेस से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं पहले देखो, मान लो यहाँ पे एक ऐसा कुछ हमारे पास सीट, रेक्टेंगुलर सीट है या फिर कोई भी है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे, ठीक, बी सारे ऐसे कुछ निकल रहे, ठीक है। तो कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज। मान लो एक क्लोज सरफेस है रेक्टेंगुलर सीट, उसमें से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे वो सारे क्या कहला जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। इसको कैसे लिखते हैं, तो फ्लक्स इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है, ए का मतलब क्या होता है,
उस क्लोज सरफेस का एरिया, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और दोनों का करना क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स ये याद रखना है, बी डॉट ए होता है फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट, जब दोनों कांस्टेंट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। अगर वेरिएबल होगा, फॉर वेरिएबल फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। अब ये वाला ना फॉर्मूला नया नहीं है, ये तुम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करो, फाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, कॉन्स्टेंट के लिए मैं लिखवाया था ई डॉट ए, और वेरिएबल के लिए फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए या डी एस लिखवाया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, तो इसका नाम मैं लिख दूंगा फाई एम। फाई एम बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए, और फॉर वेरिएबल क्या होगा, फाई एम इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। ये वेरिएबल के लिए होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका, याद रखो। देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर एक साइंटिस्ट है वेबर, उसके नाम पे रखा जाता है, और वेबर, ठीक है, डब्ल्यू बी, वेबर के लिए याद रखना डब्ल्यू बी हम लिखते हैं, ठीक है, वेबर डब्ल्यू बी या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद रखेंगे। हालांकि मैं चैप्टर 6 जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, तो फिर से वहां पे पढ़ेंगे और अच्छे से। लेकिन अभी हमें समझना था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे समझाया हूँ। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है फाई एम का बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है ये, जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है वो, और वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। यूनिट याद रखना, ऐसा यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, ये यहां से याद रख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वेबर, वेबर साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो, अब गॉस लॉ का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, किसके लिए, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के लिए। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट है ये, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का स्टेटमेंट। द नेट फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिज्म का बात कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इसको याद रखना। अब ये चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया जाता था, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो ऑलवेज जीरो आता है। क्यों आता है वो हम समझेंगे। पहला तो ये स्टेटमेंट है किसका, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का स्टेटमेंट है ये, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों होता है ऐसा, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट के चारों ओर हमने क्लोज सरफेस ले लिया, तो इस मैग्नेट में क्या होगा, देखो
किसी छोटे से छोटे मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट का बात करो तो किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होता है, और हमने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल होता है पॉजिटिव और साउथ पोल होता है नेगेटिव। ये भी हमने पढ़ लिया कि कोई भी बार मैग्नेट किसके तरह बिहेव करता है, डाइपोल के तरह। अब क्या होता है कि अगर मान लो ये प्लस क्यू एम होता है मैग्नेटिक पोल, और ये माइनस क्यू एम, मैंने बताया था नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं और साउथ को लेते हैं नेगेटिव, तो क्यू एम यहाँ पे यूज किया जाता है। वहां पे क्यू चार्ज होता था, यहाँ पे क्यू एम होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। क्यू एम क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे, क्यू एम होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन बोलता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। मान लो एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर हमने एक मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है जिसके पास, उससे जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना बोला है, 0। क्यों ऐसा होता है तो समझो। जिस तरह से हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इंक्लोज होता इक्वल होता है, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, वैसे यहां पे भी आया होगा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के कारण से क्या आया होगा, टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम बताओ, कोई भी मैग्नेट होगा, चाहे छोटा से छोटा मैग्नेट ले लो या बड़ा से बड़ा, अगर उसको हम क्लोज सरफेस के अंदर रख देंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है, और जब इनको ऐड करेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तो क्या होगा, नॉर्थ पोल अगर पॉजिटिव क्यू एम है तो साउथ पोल नेगेटिव क्यू एम है, और जब टोटल एडिशन करेंगे तो ऑलवेज ऊपर 0 आएगा। ऑलवेज 0 आएगा कि नहीं। देखो जिस तरह से हम वहां पे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को हम डाइपोल बोलते थे, अगर मान लो इसके बाहर एक क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकालेंगे वो किसके इक्वल होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चार्ज इंक्लोज माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना हो गया, 0। और 0 के नीचे कोई भी चीज आ जाए या ऊपर कोई भी चीज आ जाए, आंसर तो ऑलवेज क्या होने का है, 0। तो इसीलिए मैग्नेट के कारण से या मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जो गॉस लॉ निकाल के देता है वो ऑलवेज कितना देता है, 0। क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई छोटा भी मैग्नेट है तो जितना नॉर्थ पोल उतना ही साउथ पोल, और दोनों का एडिशन ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा, चाहे कैसे भी ओरिएंटेशन हो। अगर मान लो मैं इस क्लोज सरफेस के अंदर ला दूं एक सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड भी किसके तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के तरह, और मैग्नेट का मतलब जितना नॉर्थ पोल उतना साउथ पोल, तो ऑलवेज इसका एडिशन कितना आने वाला है, 0। तो ना ही कभी इसका डेरिवेशन पूछा है, ना ही इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा आंसर आ गया 0, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखना है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल में मैं बता दिया हूं, किसी भी मैग्नेट को लोगे तो फ्लक्स उसका किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इसको लिख लो, और इसका रीजन ऐसे लिख सकते हो, रीजन इसका लिखना चाहो तो रीजन लिख लेना, सिंस मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी मैग्नेट होगा तो मोनोपोल तो होता ही नहीं है कि अकेला नॉर्थ पोल थोड़ी आ जाएगा। यहाँ नॉर्थ आया मतलब साउथ को आना होगा, और जैसे ही नॉर्थ के साथ साउथ आया, इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इसका प्लस क्यू एम होता है तो इसका माइनस क्यू एम होगा, और दोनों ऐड होकर ऑलवेज क्या होगा, 0। तो इसका रीजन अगर कोई पूछे तो बोलना सिंस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया गया है, तो नेट फ्लक्स ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा। ये पॉइंट इसका याद रखना है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, वो कहता है कि अगर मान लो, बोलता क्वेश्चन वाला कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता, मतलब मैंने बोल दिया कि जो मेरा मैग्नेट है उसमें साउथ पोल नहीं है, चाहे वो नेचर के लॉ को फॉलो करे चाहे नहीं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोल दिया कि जो मेरा मैग्नेट है इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल नहीं है, तो क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन लिख लो, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट, क्वेश्चन लिखो, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट, if monopoles exist, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो मैग्नेटिक देन इफ मोनोपोल्स एग्जिस्ट देन गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म,
देन गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या होता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, जिस तरह यहां पे होता था ई डॉट डी ए किसके इक्वल होता था, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पे क्या होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नॉर्थ पोल मतलब क्यू एम है यहाँ पे, तो क्यू एम लिखते हैं। और साथ में देखो जिस तरह से यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट होता है। बोला था ना इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट एनालॉजी, उसमें बताया था जिस तरह से पहले चैप्टर में 1/एप्सिलॉन नॉट होता था, उस तरह से यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट। तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता, मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि फाइट जो होता है बी डॉट डी ए, इस बी डॉट डी ए का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स थ्रू मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम। कब, अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो। लेकिन याद रखना कि नेचर में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर क्वेश्चन वाला पूछा तो ही आंसर देंगे, क्योंकि हमें पता है छोटा से छोटा मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल है तो भाई साउथ पोल भी हो। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला बोल ही रहा है कि साउथ पोल नहीं है तो क्या होता है, तो म्यू नॉट इंटू क्यू एम। तो यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म खत्म होता है। एक और चैप्टर टॉपिक बचा हुआ है इसमें, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटाइजेशन, दो टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और होमवर्क में चाहो तो एक क्वेश्चन कर सकते हो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 5.6, एग्जाम्पल 5.6 एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन को करना, 6-7 क्वेश्चन दिया गया है, सारा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको नोट कर लो, और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।